गुड आफ्टरनून एवरीवन, सेटल डाउन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? जल्दी चले गाइस, चलते हैं। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियसली अनिरुद्ध अवेलेबल होगा बेटा, हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिक्स कैसा गया आप लोगों का? हाँ, जबरदस्त। मैथ्स जैसा? किसका मैथ्स जैसा गया फिजिक्स? तो यार देखो, लाइक इतना तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि फिजिक्स जेईई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्यों? पहले सवाल है क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर एक स्टूडेंट अच्छा स्कोर करके आ रहा है। मतलब अगर वहाँ पे आपने अगर थोड़ी भी लीनियंसी दिखाई, क्योंकि गारंटी है कि आप मैथ्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, करेक्ट है कि नहीं है? तो अगर आपने वहाँ लीनियंसी दिखाई तो आपको कॉम्पिटेंसी इशू हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? मतलब जो चीज़ मैक्सिमम बच्चा करके आ रहा है, अगर आप वही चीज़ नहीं करके आ रहे हो तो ये बात श्योर है कि क्योंकि बाकी पेपर टफ आया तो वहां से तो आपको नहीं बनने वाला है, तो सबसे बड़ा लैग क्रिएट हो जाएगा आपके अंदर, आपकी परसेंटाइल बहुत पीछे गिर जाएगी। तो मेक श्योर करें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिजिक्स को आपको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा। यू डू नॉट हैव एनी अल्टरनेट ऑप्शंस। डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी क्या कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि पहला अटेम्प्ट अगर बिगड़ गया है, मान लो 30 परसेंटाइल या 40 परसेंटाइल लाए हैं, तो हम आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। लगता है, लगना भी चाहिए, है ना? इसमें कुछ गलत नहीं है ना? नहीं लग रहा है तो गलत है, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो कुछ ना कुछ तो जरूर लोचा है कि आपके जिंदगी की लगी पड़ी है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब है आप ओवर ड्रीमर हो। क्या हो आप? ओवर ड्रीमर। अगर डर रहे हो, इट्स वेरी फाइन, डर होना भी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो डर से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। डर से निकलने का एक ही तरीका होता है, दैट इज यू नीड टू टेक एक्शंस। यू नीड टू टेक एक्शंस, क्योंकि एक्शन से ही आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस और फेथ आएगा। ठीक है? मेरे बोलने से, आपके घर वालों के समझाने से, किसी रैंडम टॉपर के बोलने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना? सर ऐसा बता दो कि मैं अगली बार 98 परसेंटाइल ले आऊं, ऐसा मैं बता नहीं सकता हूं छोटे, मैं तो बस बोल सकता हूं। करना तो तुझे ही है ना? करना किसे? करना किसे? आपको। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आपको अपने आप ही फेथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डजेंट मैटर आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, आपका नहीं निकलने वाला एग्जाम। करेक्ट है कि नहीं है? दूसरा, जो हो गया, क्या टाइम वाइम का नहीं पता क्या तुम लोगों को? हैं? ए बोल इधर, क्या ऐसे करके चला जाएगा? कुछ नहीं बोल, हाथ ऊपर कर खड़े हो यहाँ पे, इधर हाथ ऊपर खड़े। भूल गए सब, तमीज भूल गए, देख रहे हो? 1 महीने के लिए पढ़ाई क्या करने चले गए? हाथ ऊपर, चल शाबाश। क्या हुआ उधर? कोई बात नहीं, ठीक है, चलो इधर चलो, ध्यान से सुनना बेटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड मोर ओवर, अभी जो चोमू बन के अपन बैठ गए हैं, जैसे जिनका नंबर नहीं आया है, उससे कुछ होगा नहीं भाई, मैं तेरे को बता दूं साफ, है ना? जैसे मम्मी पापा का फोन आ रहा है, क्या बताए पापा, रिजल्ट खराब हो गया, मेहनत बहुत किए थे, क्या बताएं, कोई बात नहीं बेटा अगली बार। अरे क्या पापा कोई बात नहीं, सही में बहुत परेशान है। अरे भाई, घर वाले और उल्टा तुम्हारे चक्कर में घर वाले अलग टेंशन में आ गए, लौंडा सही में परेशान नहीं होना है छोटे। देख, परेशान होने से कुछ होगा है नहीं। अगर अभी भी तू परेशान रहा, नहीं पढ़ेगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर वही होगा, समझ रहा है छोटे? और तुम लोग तो ड्रॉपर और दोबारा ड्रॉप ही नहीं ले सकते हो, ठीक है? तो लाइक परेशान होने में कुछ रखा नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, ठीक है? सो स्टे चिल एंड जस्ट डू योर वर्क, है ना? कैसे काम करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एनालाइज योर, सेकंड पॉइंट इज एनालाइज योर पास्ट मिस्टेक्स। आपने जब एग्जाम दिया होगा, है ना? शाबाश बेटा, बैग रख ले और खड़ी हो जा हाथ ऊपर करके, ठीक है? सो अगला पॉइंट क्या था बेटा? एनालाइज योर पास्ट मिस्टेक। जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के बेटा पेपर दे रहे होगे ना, है ना, और जब आपसे सवाल नहीं बन रहा होगा ना, तो सब चीज याद आएगी, पता है? सबसे पहले सब याद आता है, मैं बता रहा हूं, है ना? जब समझ में आया था पेपर बिगड़ गया है, पेपर
बिगड़ गया। जब वो वाली स्टेट आ जाती है ना, ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन तो 20 ही अटेम्प्ट किए हैं, मेरे हाथ में, मैं तो 20 और अटेम्प्ट कर सकता हूं, कुछ भी मार सकता हूं भाई, ये मेरे ही हाथ में है ना। तब सब रियलाइज होता है जब पेपर बिगड़ता है ना, पहला रियलाइजेशन। ये जो मैस में दिन भर खाली जो खाने का चक्कर लगाते थे, आज क्या बना है भाई, थोड़ी देर शाम को क्या बनेगा, तू कल का बता दे भाई, कल क्या बनेगा, है ना। वो सब चीज आपके ध्यान में आएगी, है ना। चल भाई चाय पीने चलते हैं, क्या कहता है, पार्क में घूमने चले, लड़कियां बहुत आती हैं वहां पे, है ना। ये सब याद आता है ना उस टाइम पे, है ना। तो बेटा एनालाइज योर पास्ट मिस्टेक्स, ठीक है, दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, आपके आसपास के सोसाइटी, आपके दोस्त, आपके कल्चर, वहां से आपकी मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। इंटरनल क्या है, आपके पास अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर आपसे नहीं बना, तो आपने वो चैप्टर छोड़ दिया, दैट वॉज योर बिगेस्ट मिस्टेक, दैट वॉज योर बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि वो चैप्टर आपने किसी से बिना, किसी से सलाह लिए बिना ही छोड़ दिया। मान लो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दिया आपने, अच्छा जल्दी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हाथ ऊपर कर लो, तू मुर्गा बन जा यार, हाथ बहुत ऊपर हो गया, मुर्गा बन जाओ जल्दी से जल्दी से, चल ठीक है, जैसा तो सही कहे, करेक्ट है कि नहीं है गाइस। तो किस चीज का ध्यान रखना है बेटा आपको, यू नीड टू एनालाइज, है ना। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, फिजिक्स के अंदर आपको पूरा फॉर्मूला पढ़ना है, पूरा फॉर्मूला पढ़ना, कुछ भी चीज अब छोड़नी नहीं है। अब सेकंड अटेम्प्ट के लिए, देखिए पहले अटेम्प्ट के लिए मैं आपको बोल सकता था कि एक आध दो चीजें छोड़ दो, 2-3 चैप्टर छोड़ दो, दैट इज टोटली फाइन, है ना। मैं आपको 3 चैप्टर बता भी देता, लाइक फ्लूइड है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, राइट, हाँ या ना बच्चे, और थोड़ा बहुत आरबीडी में पीछे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड ऑल, वो सब एक्चुअली आता भी नहीं है और पूछा भी नहीं जा सकता है, करेक्ट है कि नहीं है। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि अब आपको सब पढ़ना है। आपको क्या करना है, सब पढ़ना है। तो इसके लिए आपको लोड नहीं लेना है कि पढ़ना है तो एकदम डेप्थ में पढ़ रहे हैं, कि एक सवाल लगा रहे हैं, नहीं। मैं बता रहा हूं, आप स्मार्टली अगर प्रिपेयर करोगे तो 25 में से 22 सवाल आपके रखे हुए हैं, एकदम रखे हुए हैं। अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करोगे, आपको ये पेपर देख के भी समझ में आया होगा, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, यस और नो गाइस। आपको ये लगा होगा यार भाई खाली फॉर्मूले भी पढ़ लिए होते इस चैप्टर के तो सवाल बन गए होते, और यही पैटर्न अगली बार भी रिपीट होने वाला है। सो नीड नॉट टू वरी, राइट। तो फिजिक्स में सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये है कि आपको सेलेक्टिव नहीं होना है। चलो बैठो कबाड़ियों, तू खड़े रहे, बंगाली जा बैठ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। तो इसको क्या लगा, देखो कि भीड़ में आया, चल लेते चुपचाप, हाँ ठीक है। तो फिजिक्स में क्या नहीं होना है बेटा, आपको को सेलेक्टिव नहीं होना है, और एनालाइज फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, डोंट रिपीट इट अगेन। ऑलराइट ऑलराइट, चलिए थोड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देखें। सर वॉचिंग कंसेंट वीडियो इज नेसेसरी फॉर फर्स्ट टाइम, बेटा आपके सवाल अभी लिए जाएंगे। जतिन अदर्स जस्ट होल्ड ऑन, मैं थोड़ी सी कुछ ज्यादा ही लिख दिया मैंने यहाँ पे भावुक होके, तो पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिसोर्सेस एंड स्टडी मटेरियल। ऑलराइट, मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये बैच आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला है, ठीक है। इस बैच के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कंसेप्ट होगा मैं आपको वो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। देखिए क्योंकि समय है कम, तो सारे कंसेप्ट्स कवर होने चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो आपको सीपीपी प्रोवाइड की जा रही है, राइट, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मतलब बहुत ही मन से बनाई गई सीपीपी है ये। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठ रहे होंगे तो इस सीपीपी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको 50 से 60% मिलेंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर के आरबीसी के बैच में इस सीपीपी से मिलते जुलते 40 से 50% क्वेश्चन आए थे पूरे शिफ्ट में, किसी मतलब लाइक चुनिंदा शिफ्ट में, हर शिफ्ट में नहीं ऑब्वियसली। डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? तो इसको बहुत सीरियसली लेंगे अपन। इस सारे सीपीपी के सवाल मैं कराऊंगा, कुछ आप भी करेंगे, और साथ ही साथ में इसके साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे। तो आपको क्या करना है अपने एंड से। नाउ इस पॉइंट पे सबसे पहले तो सीपीपी आप अपने क्लास में करते रहेंगे, आपको डीपीपी मिलेगा, करते रहेंगे, राइट। आपको सबसे पहला जो काम करना है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। बैठ जा बेटा, आप लोगों को क्या बनाना है बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में आपको पूरे फॉर्मूलेज लिखने हैं। क्या लिखने हैं? पूरे फॉर्मूलेज, ठीक है। और मैं दोबारा बता देता हूं, शॉर्ट नोट्स किसी के लेने नहीं है ना, कि भाई तूने बना रखे हैं क्या, हाँ या ना। तो भाई देख भाई, दूसरे के शॉर्ट नोट्स वैसे ही होते हैं जैसे दूसरी की बीवी होती है, करेक्ट है कि नहीं है? बहुत फेमस कोट है, दूर से देखने में बहुत सुंदर लगेगी, करेक्ट है कि, पर आपके काम की नहीं है। तो मेक श्योर करना है आपको क्या है, किस बात का, कि शॉर्ट नोट्स आप हैंड रिटन बनाएं। स्पेशली इन फिजिक्स आप हर एक चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं, आपको मान लो हो सकता है वो चैप्टर ना भी आता हो सकता है वो चैप्टर ना भी आता हो, पर आपको एक जगह फॉर्मूलेस का एक्यूमुलेशन तो मिल ही जाएगा,
करेक्ट है कि नहीं है? कहीं ना कहीं आपने टीचर से पढ़ा होगा, नहीं तो आपको कंसेप्ट वीडियोस का एक्सेस है ही। तो जो टॉपिक नहीं आता है उस टॉपिक को खटाक से कंसेप्ट वीडियोस से देखें और खटाक से क्या बनाए बेटा, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। अभी पूरा फोकस जो होगा अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास, किस पे फोकस करना है आपको? बस और बस शॉर्ट नोट्स पे। सारे फॉर्मूला एक साथ एक्यूमुलेटेड होने चाहिए। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? और इसके अलावा लगाना क्या है? सबसे पहले तो सोर्स को लिमिट करो अपने। सबसे पहले सोर्स को क्या करो? लिमिट करो। कैसे सोर्स को लिमिट करोगे? ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनशन कुछ भी दे रहा है वो सॉल्व करते जा रहे हैं, नहीं। बस आपको यहां से डीपीपी लगानी है और पिछले 5 से 7 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं। मतलब एक किताब आप खरीद सकते हो जिसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आती है। टॉपिक वाइज आता था ना, तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आ जाएगी आपको। बस उस चैप्टर के टॉपिक वाइज पिछले 5 साल का लगाना है। दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट। उससे एक आगे चवन्नी करने की आपको जरूरत नहीं है। पर वो जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका फ्रीक्वेंट रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? तो डेली कुछ टाइम मान लेना कि भाई आज इन 4 चैप्टर का करूंगा, अगले दिन इन 4 चैप्टर, साइकिल मान लेना। ठीक है कि नहीं है? मान लो 20 से 25 चैप्टर है तो 4-4 चैप्टर की एक दिन में साइकिल मान ले। जब शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे 15 से 20 मिनट में रिवाइज होंगे। कितने मिनट में? इससे ऊपर लगेगा भी नहीं आपको। ठीक है, जब आप खुद ही बनाओगे, हाँ या ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो रिसोर्सेज में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लाइक मॉक टेस्ट पे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे एक और स्टूडेंट की बात करूंगा जो जेई एडवांस अभी टारगेट कर रहे हैं। मेंस वालों के लिए तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आई वुड रिकमेंड जो जेई एडवांस के बच्चे टारगेट कर रहे हैं बेटा, वो इरोडोव के सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इरोडोव के सेलेक्टेड प्रॉब्लम, एंड दैट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद कुछ अलग सोर्स चाहिए होगा, दैट आई विल पर्सनली प्रोवाइड यू गाइस। क्लियर है कि नहीं है? बट एज ऑफ नाउ इरोडोव के अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चमका कि नहीं चमका बेटा? इरोडोव में भी सब कुछ नहीं करना है। इरोडोव में कई सारी चीजें हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, या फिर बहुत ओल्ड है, या फिर बहुत पुराने जेईज में पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते। करेक्ट है कि नहीं है? तो आप लाइक पता कर सकते हो। लाइक आप कोरा पे भी सर्च करोगे आप, तो इरोडोव के सिलेक्टेड प्रॉब्लम की एक लिस्ट मिल जाएगी, और आपको नहीं मिलेगी तो मुझसे लेना, मैं दे दूंगा आपको। क्लियर है या नहीं है गाइस? तो एडवांस वाले स्टूडेंट फिजिक्स में अभी सिर्फ इरोडोव सेलेक्ट लगाएं, अगले 1-1.5 महीने में, मतलब लाइक पैरेलली लेके चले। अब इरोडोव भी ऐसा नहीं कि लगाने बैठे हैं तो 2-2 घंटा खाली एक वही सवाल लगाते जा रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं है बेटा? मेक श्योर करें आप डेली के 10 सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। 10 सवाल भी डेली अटेम्प्ट करते हो बेटा, 30 दिन में कितने सवाल होते हैं? हाँ, बंगाली खड़े हो जा, हाथ ऊपर कर ले बेटा। 30 दिन में कितने सवाल होते हैं? 300। 2 महीने में कितने सवाल होते हैं? 3 महीने में कितना सवाल होता है? दैट्स मोर देन सफिशिएंट। पर कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। हाथ ऊपर, हाथ ये है, देख रहा एटीट्यूड, देख रहा है अगले का, ऐसे करके खड़ा है। और बताओ सर? हाँ ठीक है गाइस, तो इरोडोव लगाना स्टार्ट करेंगे आज से ही। चले, तो इरोडोव सेलेक्ट स्टार्ट करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू मॉक टेस्ट। तो देख भाई, मॉक टेस्ट के अंदर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से मॉक टेस्ट देंगे, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मॉक टेस्ट हम कैसे देते हैं, सुनते जाना। रिलैक्स गाइस, आई एम हियर। मॉक टेस्ट में अपन क्या करते हैं, ऐसे गए, देखा ये चैप्टर आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, मेन एग्जाम थोड़ी ना, मॉक ही टेस्ट तो है यार। ओह माय गॉड, इसके लिए मैं सीरियस होऊंगा? नहीं 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 नहीं, मैं जाके खाली पेपर दे देता हूं, है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 10 क्वेश्चन पे ऐसी अनशन मत, नहीं, ये नहीं करना। या तो मॉक टेस्ट दो ही मत, सबसे पहली बात, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या तो मॉक टेस्ट दो ही मत अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगले 20 दिन अगर आप मॉक टेस्ट ना भी दो तो चलेगा, पर जो जेई एडवांस के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको वीकली 2 मॉक टेस्ट तो मेंस के देने ही चाहिए। करेक्ट है कि नहीं है? जो जेई एडवांस के लिए कर रहे हैं। बाकी जो जेई मेंस पे स्पेसिफिक है, फोकस्ड है फिजिक्स में, आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि बेटा आप पहले ये जो पूरा महीना है, पूरा फेब्रुअरी कोर्स कंप्लीशन पे फोकस करें, या फिर उन चैप्टर्स को छुएं जिन चैप्टर को आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया था। और दूसरा, अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने की कोशिश करें। हमारी एक्यूरेसी इतनी घटिया हो रखी है जिसका हिसाब ही नहीं है। सही है, 2 + 2 अपन 5 करके आ रहे हैं एग्जाम में, है ना, उसके बाद भी अपन आंसर पे टिक मार रहे हैं। सोचो आप, सोचो, कई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं, बोले सर इतनी सिली मिस्टेक्स करके आ गए सर, मैं क्या बताऊं, है ना, नेगेटिव मार्किंग होगी उसके। अबे सिली मिस्टेक करने से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, समझे लॉजिक? चलो तूने मिस्टेक कर दी, मान ले, चल 2 + 2 तूने 5 लिख दिया, तो क्या ऑप्शन में 5 दिया होगा? क्या नहीं दिया होगा भाई, इसकी मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नहीं दिया होगा। तो सिली मिस्टेक जैसी कुछ चीजें होती नहीं है, मैं आपको सही बताऊं। अगर आप सिली मिस्टेक्स भी करते हो, आप गलती पता है क्या करते हो,
आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ज्यादा चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करते हो. इट इज नॉट सिली मिस्टेक, इट इज जस्ट अटर स्टूपिडिटी ऑफ योर्स एंड एक्सेप्ट इट. समझ में आया क्या बोला? ये आपकी स्टूपिडिटी है और कुछ नहीं है. कोई सिली वाली मिस्टेक नहीं होती है. सिली मिस्टेक चल ठीक है, तूने 4 क्वेश्चन में किया होगा, पर चारों के टिक थोड़ी ना लगा के आएगा. तुझे पता है जब तेरा आंसर नहीं आ रहा है सिली मिस्टेक करने से, उसके बाद भी तू आंसर पर टिक लगा के आ रहा है, तब तो तीर आप ही को कहा जाएगा ना गाइस. हाँ या ना गाइस? तो मेक श्योर करें एक्यूरेसी इंप्रूव करें. 10 में से अगर आप सिर्फ 4 सवाल भी कर रहे हो तो 4 में से एटलीस्ट 3 सवाल पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने आंसर करेक्ट निकाला है. और वो तभी आएगा जब हर एक सवाल जो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हो बेटा एंड तक सॉल्व करो. ऐसा नहीं बैठे हैं, अच्छा हम तो आइंस्टीन हैं, पिछले जन्म में आइंस्टीन थे, हम तो देख के आंख से सॉल्व कर देंगे बिना कलम उठाए. ऐसा नहीं करना है. सोल्यूशन देख रहे हैं, बगल में नीचे सोल्यूशन लिखा है, उसी को हाँ ये हो जाएगा. नो, जस्ट नीड टू पेन इट डाउन. जब तक ये हाथ कलम नहीं चलाएगा बेटा, तब तक तेरे से एग्जाम में मार्क्स नहीं बनने वाले हैं. करेक्ट है एवरीवन? Now, moving on to the next point, that is revision strategy. It is same. मैंने आपको बता दिया रिवीजन में आपको क्या करना है. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात का ध्यान रखें, अभी आज ही आप लोग जाएं और 3 कॉलम बनाएं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स एंड वीक चैप्टर बना लेंगे, है ना. आशा करता हूं कि वीक चैप्टर में ज्यादा चैप्टर्स ना हो आपके, पर ठीक है. स्टिल स्ट्रॉन्ग चैप्टर, मीडियम चैप्टर एंड वीक चैप्टर. स्ट्रॉन्ग चैप्टर में उन चैप्टर्स को रखें जिनमें आपको अटर कॉन्फिडेंस है, जिनके पीवाईक्यूज भी आपने लगा रखे हैं पिछले 5 साल के एटलीस्ट. मीडियम में वो रखें जिनके आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, बैठ जाओ बेटा, जिनकी आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, और दूसरा आपने बल लेक्चर्स उसके कर रखे हैं, और तीसरे वो जिनके आपने ना लेक्चर्स कर रखे हैं ना ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रखी है. चमका कि नहीं चमका, तीनों कैटेगरी बना लोगे बेटा. उसके बाद लिख लो इसको, पॉइंट पेन नाइन करके कॉपी में लिख लो बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बिल्कुल श्वेतांक, आई विल डेफिनेटली शेयर. हेलो शशांक, हेलो जतिन, हेलो पवन, हेलो धीरेन्द्र. आदेश सब यहीं मिलेगा बेटा, डोंट वरी. चले तो आपको 3 कॉलम बनाइएगा आप लोग, ठीक है. एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का, एक मीडियम चैप्टर्स का, और एक किसका बेटा? वीक चैप्टर का. स्ट्रॉन्ग चैप्टर के अंदर 2 चीज लिखिएगा, एक टॉपिक टी लिख दो, टी लिख लो एक, और एक पी लिख लो, प्रॉब्लम या पीवाईक्यू. अगर ये दोनों टिक हैं, कंसिडर इट अ स्ट्रॉन्ग. करेक्ट है कि नहीं है बेटा? और दूसरा मीडियम में अगर सिर्फ टॉपिक कंप्लीट किए हैं पर आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, कंसिडर इट मीडियम. एंड द लास्ट वन इज व्हाट बेटा? वीक. दोनों ही नहीं कर रखा है, चमका कि नहीं चमका है. तो आपको स्टेप वाइज में सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फोकस ऑन द वीक चैप्टर्स. किस पे फोकस करना है? वीक को पहले मीडियम में कन्वर्ट करेंगे. वीक को किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले मीडियम में. तो वीक को मीडियम में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं. डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं, जैसे ही वो मीडियम में कन्वर्ट हो गया है, मेक श्योर करें आप उसी के साथ ही उसके पीवाईक्यूज को कर लो ताकि वो स्ट्रॉन्ग में आ जाए. हाँ या ना बेटा? और अगर ये जो बोर्ड पे चैप्टर लिखे हैं इनमें से कोई भी चैप्टर अगर आपका वीक है तो सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हीं चैप्टर्स में से आएगी. देख लो ध्यान से और ये चैप्टर्स लिख लो, जल्दी से चैप्टर्स लिख लो कॉपी में. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई मेंस गाइस. छोड़ना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना इसे. लिख लिया आपने सारे चैप्टर्स बेटा? क्या बतिया रहा है? लिख ले हो तो बातें करोगे हैं? वाह वाह मेरे शेर. चले आगे की तरफ गाइस. चलो चलो उसके सवाल भी करने हैं भाई अपने को भी. चलो नाउ मूविंग ऑन. सो आप सबसे पहली प्रायोरिटी इनको रखोगे, उसके बाद जो आपके वीक चैप्टर्स की प्रायोरिटी होगी उनको आप किस में रखोगे बेटा? लाइक इसके बाद रखना उन चैप्टर्स को ना, पहले सबसे पहले ये करना है. ठीक है कि नहीं है? इसके लिए विंडो बहुत ही कम है. अगर अच्छा किसी के सारे तो नहीं है, आई होप किसी के सारे ना हो, 1-2 चैप्टर्स हो जो मैनेज कर सकते हो. ठीक है, तो इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना. नाउ मूविंग ऑन. अब जो आपका मीडियम कैटेगरी है उसके तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो है वो पैरेलली स्टार्ट करनी है. मतलब आप अपने समय को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मैं आपको बता देता हूं.
आपको 1 घंटा, कितना लिखो, 1 आवर आपको वीक चैप्टर्स के वीडियोस देखने में लगाने हैं। 1 घंटे से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। दैट अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। वो क्लियर है एवरीवन? 1 घंटा आपको उससे ऊपर नहीं लगाना। लिख लिया सबने? नाउ मूविंग ऑन। आपको 1.5 घंटा एटलीस्ट, वन आवर, एक और लिख लो, 1 आवर आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। 1 से 1.5 घंटा कुछ भी वेरी हो सकता है, 1 से 1.5 आवर्स। इसमें आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक के पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे, समझा कि नहीं? सिर्फ किसके लगाओगे बेटा? वीक एंड मीडियम। इसके अंदर सिर्फ किसके लगाओगे? वीक एंड मीडियम। करेक्ट है कि नहीं है? और हाफ एन आवर रखोगे आप, हाफ एन आवर रिवीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड पीवाईक्यूज इफ पॉसिबल। रिवीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड पीवाईक्यूज। समझ में आ गया भाई? इससे ज्यादा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज मोर देन। पर इसी को कंसिस्टेंसी फॉलो करना है। किसके साथ फॉलो करना है? एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, है ना? तीर नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है गाइस? क्या नहीं बनना बॉय? शाबाश लड़के, तीर नहीं बनना है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। मूविंग ऑन। शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बता दिया है। एंड ऑब्वियसली हेल्थ का ख्याल रखना है, नहीं तो ये सब चीजें धरी की धरी रह जाएंगे गाइस अगर आप एग्जाम के 1 दिन पहले बीमार हो गए। समझ रहे हो आप? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ कैटेगराइज और सिलेबस मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। टारगेट योर स्कोर, टारगेट योर स्कोर। अब इसके अंदर आपको स्कोर टारगेट का इसलिए बना, जो 40 नंबर आ रहे हैं जिसके, है ना, वो सपने ना देखे कि वो 260 नंबर ला सकता है। ठीक है गाइस? हाँ ठीक है। हम यहाँ पे बहुत ब्लंट रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, हम आपको बेमतलब का मोटिवेशन नहीं भरेंगे कि नहीं तू 30 नंबर लाया है, अगली बार तू 320 नंबर भी ला सकता है। ऑल राइट एवरीवन? ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं पेपर होता कितने का है ये बताइए सर जरा, चमका कि नहीं चमका? ठीक है, तो हाँ, आप ऑब्वियसली बहुत अच्छे स्कोप पे इंप्रूव कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि अगर आप फिजिक्स को तबीयत से करते हो तो आप 20 से 22 सवाल आसानी से हर स्टूडेंट्स बना सकता है। करेक्ट है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली थोड़े से अपने गोल को सेट करिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। मेंस लेवल के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो 40 to 50 क्वेश्चंस डेली इन फिजिक्स। और जो बच्चे मेंस प्लस एडवांस दोनों टारगेट कर रहे हैं 30 + 20, 30 + 20, जो बच्चे मेंस और एडवांस दोनों कर रहे हैं टारगेट, 20 सवाल एडवांस के, 30 सवाल मेंस के करने ही करने हैं। 30 + 20, 20, 30 + 20, नहीं 20 एडवांस के, 30 मेंस के। कान से अंधा हो गया क्या भाई? चलो, सो आई थिंक गाइज आप सबको क्लियर है ये चीज। उधर बटा बता दिया जाएगा आपको, सो नीड नॉट टू वरी। सर फॉर द वीक एंड मीडियम, अब थोड़े से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। 5 मिनट डाउट का ले लेते हैं अपन। हो गया? बोलो भाई, किसी को है? सर फॉर वीक एंड मीडियम चैप्टर वी शुड ऑल्सो डू द डीपीपीज, राइट? डेफिनेटली बेटा, डीपीपी सबकी करनी है। चलो ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबको सीपीपी मिली हुई है? तो मैंने एक रैंडम सी सीपीपी बनवाई हुई है बेसिकली, काफी रेलेवेंट प्रॉब्लम है इसमें। वी विल स्टार्ट ईच एंड एवरी वन। हर एक सवाल पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। नहीं है सीपीपी आपके पास? क्यों बेटा? तो उससे क्या हो गया? नए एडमिशन वालों को नहीं दे रहे हैं क्या सीपीपी? ऐसा भेदभाव किया जा रहा है आपके साथ? ये देख, आंखों के सामने पड़ी है, कान के अंधे, ढूंढना चाहिए था तुझे। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास सीपीपी है बेटा? यस उज्जवल, पूरे कंप्लीट बनाने हैं। साई कंसिडर 30 days फ्रॉम टुडे। चलिए पहला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है। इसकी आप फोटो खींचना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है? मैंने बहुत मेहनत से लिखा है
और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, पर मैं घमंड नहीं करता हूं इस बात का। थैंक यू सो मच गाइस, आप फोटो खींच सकते हैं इसकी। अच्छे से खींच लेना। नहीं ये अच्छा, ये वाला तो राजश्री का होता है ना, ये होता है ये। अच्छा हाँ, यस सुधांशु, अभी ठीक है। चले गाइस, पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है पहला सवाल। A block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section given by y is equals to x square. If the block is on the verge of slipping at x is equals to 1 by root 2, then coefficient of friction is given by. Yes धीरेंद्र, डायरेक्टली। रक्षित ने क्या पूछा था, एक मिनट देख लेते हैं रक्षित, होल्ड ऑन बच्चे। रक्षित PYQ एडवांस के कर लें सर स्ट्रॉन्ग के। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल कर सकता है रक्षित, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रक्षित। चलिए पहला क्वेश्चन, गिविंग यू 2 मिनट्स, सोचिए। ऑल राइट, ऑप्शन सी। कई स्टूडेंट्स ने कहा है, किसी का और आंसर तो नहीं आ रहा भाई, देखो जरा। उज्जवल ने क्या बोला था? नो उज्जवल, नो नीड बेटा, नो नीड। सर पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाई का बिल्कुल बिल्कुल विवेक करना ही है आपको, बिल्कुल करना है। यस उदय एंड पवन, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किस किसका आगे हाथ ऊपर करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। बाकी लोग क्या भंडारे में आए, करो जल्दी से ट्राई। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर्व है और x इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 पे ये फिसलने वाला है। करेक्ट है एवरीवन? चलिए आइए देखते हैं। तो पार्टिकल इज प्रेजेंट हियर, राइट, और ये दूरी कहां है? x इज इक्वल्स टू किस पे है बच्चे? 1 बाय रूट 2 पे है। सबसे पहले इस टाइप का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे सकता है, x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे सकता है, और कर्व भी कुछ दे सकता है। y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर दे दिया, 3x स्क्वायर दे दिया, और एनीथिंग एल्स। इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको कैसे अप्रोच करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टेप 1, इसकी एफबीडी बनाइए। क्या बनानी है आपको? इसकी एफबीडी। अगर आप इसकी एफबीडी पे देखोगे बच्चे, तो ये वाला सरफेस इस पे एक नॉर्मल प्रोवाइड करेगा कि नहीं प्रोवाइड करेगा, और इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा बेटा। अब यहां पे एक टेंजेंट मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखना। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब जरा सोचो, यहां पे मैं ब्लॉक बनाता हूं, ये कुछ इस टाइप का सवाल नहीं बन गया बच्चे कि ये मास m है, करेक्ट है कि नहीं है, और ये एक इंक्लिनेशन थीटा पे रखा हुआ है, सच दैट अगर आप इसकी एफबीडी बनाओगे तो इधर नॉर्मल लगेगा, इधर क्या लगेगा बच्चे? mg। तो इधर mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा? mg साइन थीटा, और पीछे फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या आपको समझ में आ रहा है?
ये सेम इस टाइप का सवाल बना है कि नहीं बना हुआ है? तो जरा सोचिए, अगर ये वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे है तो आगे लगने वाला फोर्स क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एंड व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू टाइम्स ऑफ एन। अच्छा, एन किसके बराबर होगी? इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा इधर बच्चे? mg ऑफ cos थीटा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg cos theta, because it is a verge of slipping. Could I say that mg sin theta must be is equals to mu times of mg cos theta? Am I clear everyone? mg से mg का मैटर क्या हो जाएगा गाइस? क्लोज हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? म्यू के बराबर। चल, तो तेरे को यही म्यू पता करना था कि नहीं पता करना था? मतलब तू tan थीटा पता कर ले, तेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता। तो जरा सोच, ये जो थीटा है tan थीटा, वो क्या बताएगा? इस पॉइंट पे स्लोप बताएगा कि नहीं बताएगा? तो tan थीटा इज नथिंग बट dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू, कहां पे है बेटा? 1/√2। एवरीवन क्लियर है कि नहीं है? dy बाय dx करो जरा, कितना आएगा? देखो ऐसा है बेटा, चुप रहने से सिंसियरिटी नहीं झलकती है। क्या समझ में आया? कुछ बोला मैंने? पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो यार। भाग यहां से कबाड़ी, देख इधर, बोलो हाँ सर। शाबाश। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू कितना है गाइस? 2x है, और x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं लड़के? 1/√2। तो मुझे बता कितना आ जाएगा छोटे? ये √2। और यही tan थीटा के बराबर है कि नहीं? और यही tan म्यू के बराबर है कि नहीं? तो आंसर कितना हो जाएगा? √2। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मार्क दिस प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है मेंस में। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें, आगे बढ़ें। अनुभव देखेंगे यार बेटा, वो पॉसिबल होगा कि नहीं बच्चे? चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़े। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग of radius r is given a charge in such a way that charge density on the ring is given by lambda naught cos theta, where lambda naught is a positive constant. Electric field at the center of the ring is, electric field at the center of the ring is option number D. Okay, let me see. Yes, option D is absolutely correct. Lambda naught upon 8 epsilon naught r. किस किस का आ गया? बाकी लोग ट्राई कर सकते हैं बेटा, गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी से। तीनों सब्जेक्ट की होगी धीरेन्द्र बेटा, 13 से क्लास। एक सब्जेक्ट की नहीं होगी बेटा, तीनों की होगी। चलिए इधर देखिए बेटा, जब भी ऐसे इंटीग्रेशन वाले सवाल आए या फिर वेरिएशन वाले सवाल आए, तो कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, हालांकि ये सेंटर ऑफ मास में रिकॉल कराया जाता है, पर याद रहे, अगर कभी भी रॉड होगा, क्या होगा बेटा? रॉड होगा। ध्यान से सुनना, कंसेप्ट है ये। रॉड के अंदर लेंथ वाइज अगर वेरिएशन है, तो एक्स लेंथ पे जाके आपको क्या लेना पड़ेगा? एक dx एलिमेंट लेना पड़ेगा। याद रखेंगे क्या गाइस? जैसे दूसरा आता है रिंग, दूसरा क्या आता है? रिंग, या फिर आता है आर्क। मान लो अगर कभी भी आर्क होगा, तो थीटा एंगल पे जाके एलिमेंट लेना पड़ेगा आर डी थीटा। क्या एलिमेंट लेना पड़ेगा? आर डी थीटा। याद रखेंगे क्या गाइस इसको? दूसरा, नेक्स्ट आता है तीसरा, हेमिस्फीयर, प्लेट आता है। क्या आता है बेटा? प्लेट। तो प्लेट के लिए क्या लेंगे देखना ध्यान से, आर डिस्टेंस पे जाके डी आर एलिमेंट का
रिंग लेंगे। चमका कि नहीं चमका बेटा? सोचो ऐसे ऐसे खूब सारी रिंग लगा दोगे तो प्लेट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ये डी थीटा डी थीटा डी थीटा रख जाओगे तो आर्क बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? डीएक्स 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 रख दोगे तो क्या बन जाएगा? रॉड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चले आगे की तरफ। अगला आता है, ये डिस्क है। अगला आता है हेमिस्फीयर। क्या आता है गाइस? इसको ध्यान से देखना, जेई एडवांस वाला एस्पिरेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, इस पे खूब बनाते हैं। देखिए गाइस, थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट का रिंग कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है या नहीं है बेटा? करेक्ट है। जिसका रेडियस कितना होगा बता सकते हैं क्या आप लोग? ये आर है, ये थीटा है, तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा? आर कॉस थीटा। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस थिंग। अगला आता है, हॉलो था ये कैसा था बेटा? सॉरी, हॉलो था। अब आता है सॉलिड। अगला क्या आता है बच्चे? सॉलिड। सॉलिड हेमिस्फीयर में ध्यान रखें बच्चे, क्या लेंगे बताओ? सॉलिड हेमिस्फीयर में वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, शाबाश। आर डिस्टेंस पे जाके एक हॉलो हेमिस्फीयर डी आर लेंथ का। कितने का बेटा? डी आर विड्थ का। चमका कि नहीं चमका? तो इसका जो डीवी लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। चमका? तो ये सारी चीजें उतार लो, ये आपको पांचों पता होने चाहिए एलिमेंट कैसे कैसे लेना है। ठीक है बेटा? रॉड होगा तो एक्स दूरी पे dx, आर्क होगा तो थीटा एंगल पे डी थीटा, डिस्क होगा तो आर दूरी पे डी आर डिस्टेंस का रिंग। और अगला क्या था? अगर हॉलो हेमिस्फीयर होगा तो थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट पे जाके क्या बनना पड़ेगा? इसका एग्जांपल वो कटरीना कैफ वाला ऐड याद रख सकते हैं आप लोग। कौन सा वाला? स्लाइस वाला। हाँ, हैं? अच्छा अच्छा, सही बात है, सही बात है। हॉलो स्फीयर है ना? एक्चुअली क्या फुली था, बट ठीक है, चल तू कह रहा है तो मान लेते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है गाइस, चलो जल्दी देखो ध्यान से। आइए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखो तो उसमें क्या बन रखा है? रिंग बन रखा है कि नहीं बन रखा है बेटा? तो रिंग के लिए कैसा एलिमेंट लेना है? थीटा एंगल पे जाके आर डी थीटा। उसने थीटा खुद बोल दिया है लेने को, दिख रहा है क्या आपको? थीटा उसने दे रखा है वर्टिकल से, देखिए ध्यान से। चलिए आइए देखते हैं। लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2। इसने खुद ही बोल दिया कि मेरे भाई थीटा एंगल इसको ले ले तू। तो थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट ले लूं क्या गाइस? और ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? आर डी थीटा। चमका बच्चों? और इसके ऊपर इसकी वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है बेटा? तो देखो ध्यान से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगी? इस डायरेक्शन में मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताओ? हाँ या ना? चलो, सिमिलरली यहां पे भी एक और बार पड़ा होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगी बेटा। तो ये वाले कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सिर्फ यही वाला कंपोनेंट ऐड होगा इसका। फील कर पा रहे हो आप लोग कि नहीं कर पा रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो देखना ध्यान से। तो कितना लिख सकते हैं? एक काम करते हैं, नहीं भी अगर समझ में आ रहा है तो दोनों कंपोनेंट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा थीटा, अगर तो ये भी एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? डी कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? डी साइन थीटा। एम आई क्लियर एवरीवन और नॉट? डी कॉस थीटा को मैं बोल देता हूं डी वी वर्टिकल कंपोनेंट, और डी साइन थीटा को मैं बोल देता हूं डी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कुड आई से दैट द वैल्यू ऑफ डी विल बी गिवन बाय के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एम आई क्लियर एवरीवन? के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं होता है? तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के इंटू डी क्यू कितना हो जाएगा बेटा? लैम्डा दे रखा है आपको, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। वो कितना दे रखा है लैम्डा आपको? लैम्डा नॉट कॉस ऑफ थीटा। आई थिंक यही दे रखा है क्या?
ये दे रखा है ना, हाँ हाँ यस, लैम्डा इज लैम्डा नॉट कॉस ऑफ थीटा, दिस विल इवेंचुअली लीड अस टू k टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ r d थीटा अपॉन r स्क्वायर। मैटर क्या हो चुका है, क्लोज, और डी ई की वैल्यू क्या मिल चुकी है, k लैम्डा नॉट कॉस थीटा अपॉन r टाइम्स ऑफ d थीटा। चमका कि नहीं चमका? सबसे पहले निकालते हैं अपन डीईवी। डीईवी क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ईवी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज नथिंग बट डी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। डी इज के लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर टाइम्स ऑफ डी थीटा। अच्छा एक बात बता, इसने यहां से थीटा लिया है तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, जरा सोच, -π/2 से लेके +π/2 तक वेरी करेगा कि नहीं करेगा? तो कुड आई राइट -π/2 टू +π/2, हाँ या ना एवरीवन? अब एक बात देखो ध्यान से, दूसरा ई एच क्या होगा बताओ मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एच, एंड दैट वुड बी गिवन बाय के लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यस और नो बेटा, यहां साइन थीटा है वहां कॉस थीटा है, साइन 2 थीटा बाय 2 बोल दो क्या बेटा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट है, अपॉन आर इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2 तक, हाँ या ना? चमका सबको? अब एक बात बताओ, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा मुझे बताओ? बताओ, -π/2 से लेके π/2 तक, ये हो जाएगा के लैम्डा नॉट अपॉन आर। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते थे, याद रखेंगे, 1 प्लस कॉस एन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर एन थीटा बाय 2 होता है कि नहीं होता है? तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बोला जा सकता था क्या, हाँ या ना? तो कुड आई राइट इट इज नथिंग बट -π/2 2π/2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 2, हाँ या ना बेटा? दिस विल इवेंचुअली लीड अस टू व्हाट, के लैम्डा नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर, 1 का किसका कितना हो जाएगा बेटा, थीटा, कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं होगा 0 क्या? कॉस का हो जाएगा कितना बेटा, साइन हो जाएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन पाई जो बोलो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस विल गिव यू आंसर एज के लैम्डा नॉट पाई, हाँ या ना बेटा, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर। के क्या होता है गाइस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू लैम्डा नॉट ऑफ पाई। क्लियर है क्या? तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, पाई से पाई का मैटर क्लोज हो चुका है, ये आ चुका है लैम्डा नॉट अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आर। यही आया क्या बेटा? इसको सॉल्व करेगा 0 आ जाएगा, करके देख लेना करेक्ट है कि नहीं है, छाप मार। ऐसा कुछ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, लैम्डा नॉट अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आर। बढ़िया प्रॉब्लम थी ये। -π से पाई तक नहीं होगा सर। रक्षित देख ध्यान से बेटा, इधर से एलिमेंट लिया ना, यहां से यहां तक तो π/2 तक ही जाएगा ना, फिर यहां से यहां तक भी π/2 तक जाएगा, इधर वाला नेगेटिव इधर वाला पॉजिटिव, तो -π/2 से +π/2 तक। कौन सा वाला? साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा है, कट जाएगा, देख लो करके, ऐसे ही सोच लेना, इधर वाला कंपोनेंट जैसा देगा एकदम सेम, इससे कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा ही हो जाता है ना। मान लो अगर इधर माइनस थीटा भी लिए होते तुम, नहीं तब तो नहीं होता, हाँ ठीक है। यस डेफिनेटली संतोष, बिल्कुल ओके है बेटा ये। मूविंग ऑन गाइस, लिख लीजिए जल्दी लिखिए।
वैसे अगर आपको इसका फॉर्मूला मैं पूछा होता, एक आर्क एंगल थीटा का फॉर्मूला कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पता है? हाँ, एक दो, या तो EH और EV निकाल सकते हो आप लोग, यस और नो बेटा, या फिर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2 लिख लीजिए। फॉर एन आर्क हैविंग चार्ज, लिखो नोट डाल के, फॉर एन आर्क हैविंग चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, फॉर एन आर्क हैविंग चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना बचा? लैम्डा of an angle theta, electric field at its center is given by, electric field at its center is given by 2k lambda by r into sin theta by 2. Perfect. चलें आगे की तरफ वीरे। तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे अपन सॉल्व, देखेंगे ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। चलिए, इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करते हैं आपको पता ही है, एक बार जल्दी से करके बताओ मुझे आंसर कितना है थर्ड का। वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नीड आंसर्स। रक्षित, धीरेन्द्र, श्वेतांक, आंसर बताओ लड़के। पवन, चल देखते हैं बेटा ना क्या बोल रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, देखो बेटा इस बार मतलब जिस लेवल पे मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनेमिक्स को टारगेट किया जाता है उस लेवल पे नहीं किया गया है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगली बार टारगेट किए जाएंगे, ये भी याद रखना। करेक्ट हो गया कि नहीं? तो इन चैप्टर्स को बहुत ही सीरियसली से करना है आप लोगों को। चलिए, सब 1 ओम के हैं आई थिंक, है ना, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने हैं तो याद करिए, ए है और ये बी है, सब पॉइंट्स के नाम दे दीजिए 1 2 3 4। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? और आपको पता है जो कॉमन वायर से जुड़े होते हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो कुड आई से 1, 3 आर एट सेम पोटेंशियल while 2, 4 are at same potential. Am I clear everyone? तो वापस से एक नया सर्किट बनाऊंगा मैं, देखूंगा, देखना ध्यान से। A 1 और 3 सेम पोटेंशियल पे हैं तो 1, 3 एक साथ लिख दूंगा, 2, 4 एक साथ लिख दूंगा और यहां लिख दूंगा मैं B। चलिए आइए देखते हैं। A से 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, मैंने रख दिया। 1 से 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, मैंने रख दिया। 2 से 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, मैंने रख दिया। 3 से 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, मैंने रख दिया। उसके बाद 4 से B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, मैंने रख दिया। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? सो दिस इज व्हाट बेटा, 1 पैरेलल 1 पैरेलल 1, 1/3। दिस इज 1, दिस इज 1। द आंसर वुड बी 2 + 1/3, दैट इज गिवन बाय कितना हो जाएगा? 7/3। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो कौन सा ऑप्शन है? 3। हाँ हाँ, 1/3, 2 साइड 1/3। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4th। If the kinetic energy of the particle moving along x-axis increases linearly with the time, then ये कंसेप्ट सबको समझ में आया बेटा? नहीं आया? तो बोलने का होता है ऐसे, मतलब जैसे इधर क्या ऐसे ना, इधर से आवाज निकलती करके। लोड ले रहा है क्या? नहीं ना? चल रहे। देख, इस टाइप के सवाल में क्या करना होता है बेटा, जो ना कॉमन वायर से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? एक ही वायर से जो एसोसिएट होंगे ना, तो उसमें मौजूदा सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के होंगे। सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के होंगे। तो देख, 1 और 3 सेम पोटेंशियल पे बोल सकता हूं क्या बच्चे? अच्छा, 2 और 4 सेम पोटेंशियल पे बोल सकता हूं क्या बेटा? तो देख ध्यान से, 1 and 3 आर एट सेम पोटेंशियल, 2 and 4 आर एट सेम पोटेंशियल। और जैसे ये सेम पोटेंशियल पे है, इन दोनों को क्लस्टर करके एक साथ लिख लिया। देख मैंने 1, 3,
2,4 लिख सकता था मैं ऐसे। उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस का प्लेसमेंट किया, देख कैसे किया। ए से 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये रहा ए, ये रहा 1, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। 1 से 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो देख ये रहा 1, ये रहा 2, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, ठीक है बेटा। 2 से 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, देख ये रहा 2, ये रहा 3, तो 2 से 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। उसके बाद देख 3 से 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रहा 3, ये रहा 4, 3 से 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। बोला हाँ या ना बेटा। और 4 से B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो लगा दिया। अब तुझे पता है अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, रेजिस्टेंस किसमें होते हैं? पैरेलल में होते हैं, तो अगर 9 रेजिस्टेंस लगे हो चाहे 10 कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो, R/N हो जाता है अगर सबके सब सेम है। तो पता है कि नहीं पता है तुझे? तो देख ये कितने हैं बेटा, 1 1 1 है। ऐसे 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो क्या हो जाएगा 1/3। और ये और ये आपस में सीरीज में है कि नहीं है? तो सीरीज में सिंपली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 1 2 + 1/3 7/3। कर ले, नोट डाउन कर ले। करें क्वेश्चन नंबर 4th 5th और 6th खटाक से ट्राई करें, बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग टाइम। रक्षित नहीं ले सकता था बेटा उसमें वैसी लिमिट, पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है थीटा। रक्षित नहीं ले सकता था। देख जो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ना थीटा, उसने कहां से लेना है? नो पवन। 4th 5th का सही है तेरा, 6th गलत है। तीनों हो गए? क्या क्या ऑप्शन है? सिक्स्थ का सी नहीं है यार, सिक्स्थ का सी आ रहा है क्या? सिक्स्थ का 1 आएगा। थैंक यू भाई, एक ग्लास ले आ। 4th का सी है, 5th का सी है, 6th का ए है। 6th का ए है, देखो ध्यान से। थैंक यू भाई। उज्जवल उसको ना पहले प्रिंट करवा के रख ले बेटा। 4th का क्वेश्चन देखिएगा, 4th बहुत इजी है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इंक्रीजेस लीनियरली विद द टाइम t, देन द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू। काइनेटिक एनर्जी दे रखा है k टाइम्स ऑफ t, मतलब लाइक c टाइम्स ऑफ t, कोई कांस्टेंट होगा, हाँ या ना? बोल रखा है ना काइनेटिक एनर्जी कैसा वेरी कर रहा है बेटा, बताओ। मान लेते हैं c टाइम्स ऑफ t। पावर आपको पता है क्या होता है, dE/dt बोल सकता हूं क्या छोटे? तो dCt/dt कितना हो जाएगा ये c। पावर विल बी कांस्टेंट, पावर विल बी कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बेटा? t की पावर 0, t की पावर 0, तभी t की पावर 0 1 होगा ना। चलो अगला सवाल देखो। फॉर द सर्किट शोन करंट थ्रू द 1 ohm रजिस्टर इज गिवन बाय। आइए देखते हैं। चलिए 2 एक और रेजिस्टेंस है यहाँ, 5 15 वोल्ट 6 वोल्ट। चलिए आइए एवरीवन देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। नाउ सर्किट वाले जो प्रॉब्लम होते हैं उनके अंदर सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है बेटा? सबसे पहले पढ़ते हैं इसका साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? साइन कन्वेंशन। तो ध्यान से देखना। हो सकता है आप लोगों ने अलग अलग टीचर से अलग अलग चीजें पढ़ी हो, करेक्ट है कि नहीं है बेटा? पर मुझे नहीं पता कि आपने उन टीचरों से अलग अलग क्या पढ़ा है। समझ में आया कि नहीं गाइस? तो मैं अपना पढ़ाऊंगा जो कि हो सकता है उन टीचरों से क्या हो बेटा, अलग अलग हो। तो मैं आपसे पढ़ाने वाला हूं आपको किरचॉफ्स मेश एनालिसिस, जो कि बहुत ज्यादा अलग अलग है। सो KML, किरचॉफ्स मेश एनालिसिस। तो याद रखिएगा जब भी इस टाइप की एनालिसिस करनी हो, देख लीजिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेश में किसमें बेटा? मेश में। हम बोले तो मेश एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं होता है। बात नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं।
ये है नंबर 1 मैश, इसके अंदर करंट I1 मान लीजिए, इसके अंदर करंट क्या मान लो बेटा, I2। जितने मैश दिखे I1 और I2 मान सकते हो क्या? एक और लगा होता तो उसमें भी क्या मान लेते, I3 मान लेते। आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्शन कभी भी कैसी भी मान सकते थे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, इट वाज टोटली ऑन यू। पर साइन कन्वेंशन में ध्यान रखेंगे, क्या याद रखना है बेटा? सबसे पहली चीज, रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन में हमेशा खाता है, हमेशा खाता है। दूसरा आपको याद रखना है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, तो याद रखिएगा इसका जो ड्रॉप लोगे वो प्लस वी निकलोगे। करेक्ट है कि नहीं है? पॉजिटिव से निकल रही हो या फिर नेगेटिव पे एंटर कर रही हो, दे बोथ आर सेम थिंग। चमका कि नहीं चमका? दूसरा, अगर नेगेटिव से निकल रही हो तो ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? ऐसे याद रखना बहुत आसान है। पॉजिटिव से निकले तो ड्रॉप पॉजिटिव, नेगेटिव से निकली तो ड्रॉप नेगेटिव। याद रख सकते हो कि नहीं बेटा? नेगेटिव से निकलना या फिर नेगेटिव पे पॉजिटिव पे गिरना, दे बोथ आर सेम थिंग। आइए, और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके अंदर, वो ये है क्या, कि आप जिस मैश में हो, तो जिस मैश में है उसका करंट ज्यादा होगा। बस दीज आर द 3 पॉइंट विच यू नीड टू मेक श्योर। एक और तरीका होता है ना? कौन सा वाला बेटा? टेबुलर मेथड, याद है? चलिए, मैट्रिक्स मेथड, चलिए वो सब बाद में, पहले इससे देखते हैं। तो यार यहां से आपने ऐसे घूमना स्टार्ट किया कि नहीं किया बेटा? तो देखो जरा, करंट यहां से क्या हो रही थी, माइनस से निकल रही थी कि नहीं? तो क्या लिख दूं? -6, हाँ या ना बेटा? उसके बाद जब इसके अंदर गए, ध्यान सुनना, तो इसके अंदर कितनी करंट गई? इधर से I1 जा रही है और इधर से क्या जा रही है बेटा? I2 जा रही है। तो इसके अंदर जो करंट होगी वो क्या लिखी जाएगी गाइस? I1 माइनस I2। देखो क्यों लिखा I1 माइनस I2? क्योंकि जिस मैश में है उस मैश की करंट को आपको क्या मानना है बेटा? ज्यादा। तो लिख दिया -1 इंटू I1 माइनस I2। वापस घूम के आए तो इधर क्या दिखा? -2। रेजिस्टेंस तो हमेशा क्या करता है? खाता है। इंटू I1 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन लिखते हैं गाइस, तो क्या लिखूंगा बताइए? वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं। -15 माइनस से निकला, -5 I2, हाँ या ना बेटा? और -1 इंटू यहां क्या लिखो बेटा? I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो I1 प्लस I2 आपको, सॉरी, I1 माइनस I2 जो है वो 0 निकल के आ जाएगा। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? तो यही पूछा है आपसे क्या, कि 1 ओम के अंदर जाने वाला करंट कितना होगा? कितना है इसके अंदर जाने वाला करंट? I1 माइनस I2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना तो आसान है, जल्दी से छापेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, क्या है साइन कन्वेंशन? रेजिस्टेंस हमेशा करंट की डायरेक्शन में खाता है। दूसरा, पॉजिटिव से निकलोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव से निकलोगे तो नेगेटिव। और तीसरा, जिस मेश में आप हो उस मेश की करंट को आपको क्या मानना है बच्चे? ज्यादा मानना है। जल्दी छापो। चलो लिख लिया सबने बेटा? थोड़ा फास्ट लिखेंगे बेटा। Let us move on to the next problem. क्या बोल रहा है? Two identical wires A and B, each of length L, carries a current I naught. Wire A is bent into a circle and wire B is bent into a square. If B and BB are the magnetic field at the center of the circle and the square respectively, then BA is to BB is. Easy peasy guys. देखिए, एक को किस पे बदल दिया आपने? सर्कल में। तो L इज इक्वल्स टू कितना बोल दूं मैं? 2πr बोल दूं क्या बेटा? इसी L लेंथ के वायर को सर्कल में बदल दिया है ना? तो इसका रेडियस कितना होगा मुझे बताइए? L अपॉन 2π रेडियस हो जाएगा कि नहीं? सिमिलरली इसको किस में बदल दिया गाइस? एक स्क्वायर में बदल गया। तो इसकी एक साइड क्या L/4 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा? चलिए, बहुत अच्छा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल कितना होता है उसके सेंटर पे। निकाल सकते हैं क्या आप लोग? आइए देखते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, कंसेप्ट वापस से देखेंगे ध्यान से। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क जो होता है,
एट इट्स सेंटर कितना होता है, किसी को पता है? फॉर्मूला बताओ सर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर टाइम्स ऑफ थीटा इन रेडियंस। याद है गाइस? सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? बी ए किसको बोला है? सर्कल वाले को बोला है कि स्क्वायर वाले को? सर्कल वाले को ना। ठीक है ठीक है, तो बी ए क्या बोल दो बेटा, मैं देखना ध्यान से। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर को क्या लिख दूं बच्चे? एल बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ थीटा इन रेडियंस। रेडियंस में थीटा कितना है गाइस बताइए? 2 पाई है कि नहीं है? मैटर 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 क्लोज, मैटर मैटर क्लोज। कितना आया गाइस ये? म्यू नॉट आई पाई बाय एल एज बी ए। बी भी कितना आएगा बताओ, देखते हैं ध्यान से। अब पता होना चाहिए आपको, एक वायर की वजह से कितना था भैया? अगर एंगल थीटा 1 और थीटा 2 बनाते हैं, क्या बनाते हैं एंगल? थीटा 1 और थीटा 2 कैरिंग अ करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद है गाइस सबको? दिस इज द फॉर्मूला यू मस्ट रिमेंबर नाउ। तो दिस विल गिव यू। अच्छा एक बात बताओ, ये सब के सब सेंटर पे कितना एंगल, क्योंकि स्क्वायर है तो कितना डिग्री एंगल सबटेंड करेंगे? 45 डिग्री एंगल सबटेंड करेंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं बी बी विल बी गिवन बाय 4 टाइम्स ऑफ, ये एक की वजह से है, हाँ या ना बेटा? मान लो करंट अगर ऐसे जा रहा है, अंदर 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 अंदर, यस और नो? सबके सब कहां देंगे मैग्नेटिक फील्ड? अंदर देंगे। तो 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई डी। डी कितना रख दूं छोटे बता? डी क्या है? इनके बीच की सेपरेशन ये वाली है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? डी कौन सा सेपरेशन होता है? यही सेपरेशन होता है कि नहीं? डी ये वाली सेपरेशन होती है बेटा, है ना? तो चलिए आइए डी लिखने की कोशिश करते हैं। ये L बाय 4 है तो ये आधा L बाय 8 होगा कि नहीं होगा? और ये L बाय 8 है मेरे भाई, तो ये भी L बाय 8 होगा क्या? क्योंकि ये एंगल कितना है छोटे? 45 डिग्रीज। चमका कि नहीं चमका? तो डी की वैल्यू मुझे क्या लिखनी चाहिए थी? तो कई बच्चों ने L बाय 4 रख दी होगी डी की वैल्यू, इसीलिए गलत हुआ होगा। ठीक है कि नहीं एवरीवन? तो ये हो जाएगा L बाय 8 टाइम्स ऑफ साइन 45 प्लस साइन 45, दैट इज 2 इंटू 1 बाय रूट 2। चमका कि नहीं चमका? मैटर मैटर क्या हो चुका है गाइस? क्लोज हो चुका है। इससे इसका मैटर भी क्लोज हो चुका है। और बी भी लिखा हुआ है म्यू नॉट आई 8 रूट 2 बाय पाई इंटू एल। आपसे बी बी अपॉन बी ए पूछा है, बी ए अपॉन बी बी पूछा है? तो आंसर वुड बी गिवन बाय म्यू नॉट आई पाई बाय एल मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू एल अपॉन म्यू नॉट आई इंटू 8 रूट 2। खत्म 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 खत्म। कुछ ऐसा आंसर है क्या? पाई स्क्वायर अपॉन 8 रूट 2 है ऐसा कुछ ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। सिक्स का रक्षित ने ऑप्शन ही गलत कर दिया। शाबाश लड़के। चलो 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 आ जाओ, कम से कम 10 सवाल और मारते हैं खटाखट 20 मिनट में। चलो लिखो जल्दी से इसे। चले आगे की तरफ गाइस। लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 7। क्या बोल रहा है सातवां प्रश्न? देखो ध्यान से। कह रहा है कि फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर स्विच एस इज क्लोज्ड एट t is equals to 0, current through the battery when potential across inductor is V naught upon 3। बैटरी से कितना करंट होने वाला है? किस किस का रहा है? कितना रहा है? बी या डी? दिल्ली बॉम्बे? दिल्ली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। धनबाद बोलने वाले थे सर हम तो, दिल्ली दिल्ली बोल दिया आप है। चलिए ढोलकपुर, एनटीए वालों का गांव लगता है ढोलकपुर। खूब बचते हैं।
चलेगा, चलते हैं सवाल की तरफ। For the circuit shown in the figure, switch SS closed at t is equals to 0, current through the battery when potential across inductor is V naught by 3. Looks something like this. मैंने डायरेक्टली स्विच को क्लोज करके ही सर्किट बना दिया है। ये भी R है, ये R है, ये L है, ये V नॉट है। तो इसके अक्रॉस कितना दे रखा है पोटेंशियल आपको? V नॉट बाय 3। ऑलराइट एवरीवन, चले। तो इसके अक्रॉस V नॉट बाय 3 है, मतलब इसके अक्रॉस भी क्या है बेटा? V नॉट बाय 3 है, हाँ या ना बेटा? इसके अक्रॉस भी कितना है बेटा? V नॉट बाय 3 है। मतलब यहां जाने वाली जो करंट है, करेक्ट है कि नहीं? वो कितनी हो जाएगी मुझे बता सकते हैं क्या आप लोग? लेट अस सपोज दिस इज I एंड इट इज गिवन बाय V नॉट बाय 3R। आपसे कौन सी करंट पूछी हुई है? देखिए ध्यान से, आपसे पूछी गई है बैटरी से आने वाली करंट कितनी होगी। बाकी लोग जल्दी से ट्राई करेंगे। आपसे पूछी है, मैंने आपको काफी हिंट दे दिया है, आपसे पूछी है कि बैटरी से आने वाली करंट, इसको I मान ले, इसको I डैश मान लेता हूं, कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I डैश। जल्दी से लिखो। हो गया, बहुत इजी सवाल है। जरा सोचो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हो क्या यार यहाँ पे? अरे बोल, जब यहां घूम जाओ तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है केवीएल के अंदर? जीरो होता है कि नहीं होता है? चलिए, प्लस से निकले पॉजिटिव, माइनस, इसके अंदर जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी? I डैश इंटू R। इसके अक्रॉस का ड्रॉप ऑलरेडी दे रखा है आपको, कितना? V नॉट बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। कुड आई से 2V naught upon 3R will be the value of I dash, and which matches with option number, कौन सा ऑप्शन है? D। देखो दिखने में कितना उटपटांग सवाल था ये, दिख रहा है आपको? और इंडक्टर लगा दिया भाई, वोल्टेज दे दिया, e की पावर माइनस टी का फॉर्म बन जाएगा। उसके लिए भी घबराना नहीं है, जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करना सिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से। चले चले आगे की तरफ क्या छोटे? एवरीवन शैल वी मूव ऑन? ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? चले चलते अगला सवाल देखिए। अ डिस्क ऑफ रेडियस R and mass m rotating with an angular velocity omega naught is placed vertically on a rough horizontal surface. If initial velocity of the center of the disk is 0, then velocity of the center of the disk when it ceases to slip is। जल्दी सॉल्व करके दिखाएं। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द आंसर, R ओमेगा नॉट बाय 3। वेरी गुड। चलिए देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। इस टाइप का सवाल इंपॉर्टेंट है, मार्क इट इंपॉर्टेंट बेटा। दिस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। देखिएगा ध्यान से, एक डिस्क है जो कि इनिशियली रोटेट हो रही है। किससे हो रही है रोटेट? ओमेगा नॉट से। उसके बाद क्या बोल दिया उसने? जल्दी बताओ, किस पे रख दिया उसको? रफ सरफेस पर रख दिया उठा के। थोड़ी देर के बाद फॉर ऑब्वियस रीजन ये मान लेते हैं V है, ये कुछ क्या हो चुका है? ओमेगा। यस और नो बेटा? परफेक्ट है कि नहीं है? सीजेस टू स्लिप का मतलब क्या है, समझ में आया? रोलिंग मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुका है। यस और नो बेटा? सीजेस टू स्लिप को अंडरलाइन कर लीजिए और लिख लीजिए, इट जनरली मीन्स इट इज अबाउट टू स्टार्ट, इट इज अबाउट टू स्टार्ट प्योर रोलिंग। आइए इस टाइप के प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। एवरीवन आईज ऑन द बोर्ड नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। क्या लगेगा बेटा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तभी लगता है जब किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। फॉर ऑब्वियस रीजंस, जब इसको जमीन पे रख देंगे तो यहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो आ ही जाएगा। बोलो हाँ या ना बेटा? तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगने वाला है इस पे। करेक्ट है? नाउ
अगर फ्रिक्शन लगेगा तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो क्या टॉर्क जीरो है? मानता हूं नॉर्मल का टॉर्क जीरो है, mg का टॉर्क जीरो है, पर फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो नहीं है। दिख रहा है आपको? नॉर्मल और mg तो सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो गए, सॉरी सेम पॉइंट से पास हो गए, तो सारे फोर्सेस जो उसी पॉइंट से पास होते हैं एक्सटेंड करने पे, उनका टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है? जीरो होता है कि नहीं होता है? पर इस फ्रिक्शन का टॉर्क नॉन जीरो रहेगा, तो it's absolutely rubbish to choose a point as a center. Then what point should we choose, sir? Sir, we must choose the point of contact between the ground and the बॉडी। चमका कि नहीं चमका? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट देखो आप, नॉर्मल का टॉर्क भी, mg का टॉर्क भी और फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्या है गाइस? जीरो है। तो क्या मैं बोल दूंगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चमका कि नहीं चमका? परफेक्ट है कि नहीं है? पर ध्यान से सुनना, इस चीज को तो आप रट सकते हो। क्या कर सकते हो? इस चीज को रट सकते हो। कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा आपको हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किस पॉइंट के अबाउट लगाना है बेटा? अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दोबारा बोलेंगे, कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अबाउट लगाना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। परफेक्ट है कि नहीं? सब लोग पेन डाउन करेंगे और अगले पॉइंट पे ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कहने वाला हूं। एडवांस एस्पिरेंट भी ध्यान देंगे इस लाइन पे। एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, याद रखना आपको ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको बता देता हूं, ये सेम चीज वैलिड है, ध्यान से सुनना, ये सेम चीज वैलिड है वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए और काइनेटिक एनर्जी के लिए। दोबारा बोल रहा हूं, सेम चीज किसके लिए वैलिड है? काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्या है? ध्यान सुनना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड एनी पॉइंट इज गिवन बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। याद रखोगे क्या गाइस? याद रखो, बस मैं समझाऊंगा अभी होता क्या है, ठीक है? जस्ट बिलीव मी, इस पे बस याद रखो क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस अबाउट सेंटर ऑफ मास। करेक्ट है? याद रखेंगे क्या? सिमिलरली अगर स्टेटमेंट बोलता वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज गिवन बाय, और वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास। यस और नो बेटा? उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास। इज इट परफेक्ट और नॉट गाइस? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास को बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट इज हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, इसको कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सारी चीजें देखो कितनी कम चीजों में मैंने समअप कर दिया। चमका कि नहीं चमका? ये चारों चीजों पे एप्लीकेबल है, और याद रखना निकालते कैसे, मैं आपको निकालना बता रहा हूं, देखना ध्यान से। मान ले छोटे, एक कोई बॉडी है, वो आगे की तरफ चल भी रहा है और घूम भी रहा है, और तेरे से पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखो। क्या लिखो इसका? एंगुलर मोमेंटम। तो लिखेगा सर पहले तो इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट बना दूंगा जो उसके सेंटर पे रखी हुई है, और लिखूंगा MR क्रॉस VCM। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो भाई, और उसके बाद सर अब सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगा तो कैसे घूमेगा? सर ICM ओमेगा। दिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। चमका कि नहीं चमका गाइस? सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी लिखने को बोलता तो पहले क्या करता? पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास बना देता, हाँ या ना? तो क्या लिखता? हाफ MVCM स्क्वायर, बोलो यार, प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। This is angular momentum, sorry, this is kinetic energy of center of mass plus about center of mass. Did you guys get it or not? अब देख तुझे फील आएगी। अब ये चीज अगर तुझे पता चल गई, देखिए सवाल कितनी आसानी से कर सकता है। तो किस पॉइंट के अबाउट लिखना था बता मुझे? इस पॉइंट के अबाउट लिखना था कि नहीं लिखना था बच्चे? तो इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल केस में सवाल पढ़ेंगे, क्या वेलोसिटी इसके पास थी? कुछ नहीं थी। बोला था VCM इज 0। अबे बोल हाँ। तो देख ध्यान से छोटे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 बोल दो क्या बेटा? बोलो, क्योंकि VCM क्या है? पहले 0 है,
प्लस अबाउट सेंटर ऑफ मास, देख क्या होगा, आई सी एम इंटू ओमेगा होगा कि नहीं मेरे भाई। आई सी एम कितना होता है इसका, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट। स्क्वायर स्क्वायर होता है क्या ओमेगा नॉट, कबाड़ी। आई ओमेगा होता है ना बेटा, आई सी एम इंटू ओमेगा ना। अगला बता, अगला बता। अब आप खुद बताना मुझे, अब आप खुद बताना। इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो ना, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना ना, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो तो जरा सोचो ये कैसा घूम रहा है, डायरेक्शन डायरेक्शन देखो ना कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेना, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेना। क्लॉकवाइज को क्या ले लेना, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले लेना, नेगेटिव। अच्छा बता, इसके लिए आप क्या लिखूंगा, इस पॉइंट के अबाउट क्या लिखूं, सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास का लिखूं कि नहीं लिखूं, बता क्या लिखूं, एम इंटू आर इंटू वीसीएम लिख दूं क्या छोटे, एम इंटू आर इंटू वीसीएम लिख दूं। और ये कैसा घुमाना चाह रहा है इस पॉइंट के अबाउट, क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है कि नहीं इसको, सोच जरा इसके अबाउट कैसा घूमना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। अच्छा ये क्या है, ये भी क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। बस अब दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेगा, आई सी एम इंटू ओमेगा लिखेगा कि नहीं बेटा। तो वापस से एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा। एम आई क्लियर एवरीवन। और आपको पता है प्योर रोलिंग कर रहा है तो प्योर रोलिंग के लिए v की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, आर ओमेगा के बराबर होनी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट एम आर इंटू वी सी एम प्लस एम वी सी एम डिवाइडेड बाय 2। ये पूरा का पूरा, आर हटा दूं क्या, हाँ हटा सकता हूं, नहीं, हाँ हाँ हट गया, नहीं सही है, एम आर वी सी एम डिवाइडेड बाय 2 करेक्ट है कि नहीं है। तो पूरी कहानी क्या बन चुकी है, देख छोटे ध्यान से, एम आर बटे 2 ओमेगा नॉट इक्वल टू 3 एम आर वी बटे 2। एम आई क्लियर और नॉट बेटा। 2 से 2 का मैटर क्या हो चुका है, क्लोज। एम से एम का मैटर क्या हो चुका है, क्लोज। आर से आर का मैटर क्या हो चुका है, क्लोज। क्या वी की वैल्यू आर ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 3 आ गई, कौन सा ऑप्शन मैच किया, बोलो हाँ या ना। रोलिंग के सारे प्रॉब्लम आप सिर्फ इसी कंसेप्ट से कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हील दिया था कि क्या दिया था, चमका कि नहीं चमका। जरा एक सवाल करके दिखाओगे क्या मुझे, आपको बताना है। इधर देखना ध्यान से ना, इधर देखना एवरीवन, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ध्यान सुनना। ये एक स्फीयर है, क्या है ये, लेट इट बी सॉलिड स्फीयर, लेट इट बी सॉलिड स्फीयर। आपसे बोला है कि इनिशियली ये v था और ये v बाई 2r था, इसको ऐसे घुमा के छोड़ दिया गया, घुमा के छोड़ दिया गया। आपको बताना है जब ये प्योर रोलिंग करने लग जाएगा तब इसकी स्पीड क्या होगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहली बात बताओ, कौन सा पॉइंट बेस्ट है एंगुलर मोमेंटम को लिखने के लिए। और सोचने की जरूरत है ही नहीं, रटने को बोला था, क्या बोला था, तो सोचने की जरूरत थी नहीं, डायरेक्टली बोल सकते थे द बेस्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू। और इस पॉइंट के अबाउट सर आप क्या लिख सकते हो बच्चे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आइए निकालने की कोशिश, ये लिख लिया है क्या, नहीं लिखा ना, चलो ये वाला मिटा देता, इसको ऊपर लिख देता हूं। तो चलिए इक्वेशन मुझे आप लोग बताएंगे। ऑलराइट एवरीवन, आइए सबसे पहले क्या लिखूं, बॉडी को पहले सेंटर पे बैठा दूं और इस सेंटर का लिखूं सबसे पहले कि नहीं लिखूं, क्या लिखूंगा बताइए, एम आर वी, बोलो यस और नो बेटा। सबको क्लियर है कि नहीं, क्यों लिखा बेटा एम आर वी, क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हो, एम इंटू आर इंटू वी। चमका कि नहीं चमका छोटे। अगला बोल, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखोगे आई सी एम ओमेगा, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, क्या लिख दू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है छोटे, v अपॉन 2r, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या लिखो बता, एम वी डैश आर। ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाह रहा है कि नहीं घुमाना चाह रहा है, तो क्या लिखो बता, एम वी डैश आर प्लस 2/5 एम आर ओमेगा स्क्वायर ना, सॉरी आई ओमेगा,
सही है कि नहीं है सही? और अगले को पता आपको v डैश इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, r ओमेगा डैश। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे बेटा, ध्यान 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 से। मैटर क्या हो चुका है, क्लोज। ये हो चुका है 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 mr v इज इक्वल्स टू, परफेक्ट है कि नहीं है बेटा? दिस विल इवेंचुअली लीड अस टू व्हाट बेटा, mv डैश r प्लस mv डैश r इंटू 2/, तो 7/5, हाँ या ना बेटा, टाइम्स ऑफ mv डैश r, खत्म 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 खत्म, 6v/7 will be the value v dash. This is the answer to the problem. Did you guys get it or not? इस टाइप के सवाल अब आपसे बन जाएंगे बेटा, जल्दी छापिए, आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, बचे हुए क्वेश्चन अपन को नेक्स्ट क्लास में ले जाने पड़ेंगे। ऑलराइट एवरीवन, सो आपको क्या करना है, मैंने आपको पूरा होल सोल तरीका बता दिया है, उन तरीकों का आप फॉलो करें बेटा, है ना। और इस क्लास में अपने को बहुत मजा आने वाला है, बहुत अमेजिंग बैच होता है हर साल की तरह। ऑलराइट एवरीवन, सो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।